अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना? अब तो कोई भी गांव वाला आपसे रुक्मी को लेकर कोई सवाल नहीं करेगा ना। ये ना हो सके, क्यों असंभव है? ना ना। क्यों असंभव है? हाँ, क्यों असंभव है? मैं रुक्मी से प्यार करता हूं और रुक्मी ने मुझसे वादा किया है कि मेरी खुशी में उसकी खुशी है। तो फिर असंभव क्यों है? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। बापू, मैंने तो वहां आपसे साफ साफ कहा था ना कि मैं आपकी बेटी रुक्मी को जिंदगी भर बहुत सुखी रखूंगा। तब तो आपने कोई आपत्ति नहीं दिखाई थी। तो फिर अब ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ठाकुर साहब, मैं वठे ना थी। जे मैं वठे होती तो वठे से ही मना कर देती। वजह बताइए, वजह क्यों मना कर देती हैं आप? बोलिए, क्यों मना कर देती हैं आप रुक्मी और मेरी शादी के लिए? जवाब दीजिए। इसलिए कि आप रुक्मी की सौतेली मां हैं। हमेशा आपने उसके साथ गैरों जैसा व्यवहार किया है। आप ही की वजह से घर संसार छोड़कर एक साथी बनने जा रही थी वो, और आज उसकी जिंदगी में चंद खुशियां क्या आई, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और आप सब, मेरे घर वाले, आप लोग क्यों चुप हैं? क्या आप लोगों को मेरी खुशियों की कोई परवाह नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर क्यों लेके आए मुझे यहां पर? बहुत खुश था मैं वहां मठ में रुक्मी के साथ। हम दोनों ने अपना एक खुशियों का संसार बना लिया था, लेकिन आप लोग मुझे यहां लेकर आ गए। अब ले आए तो ले आए, भूल जाते हैं उस बात को। वैसे भी अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में मुझे कुछ याद नहीं है। मैं और रुक्मी यहां से चले जाएंगे, अपनी अलग एक दुनिया बसाएंगे। और मेरा विश्वास कीजिए, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। और आप लोग भी अपनी दुनिया में खुश रहिए। चलो रुक्मी, चलते हैं यहां से। रुक जा रणवीर। तू अपनी खुशी वास्ते अपनी मासा को छोड़ के चला जावेगा? अपनी बहन मूमल को छोड़ के चला जावेगा? सारे खानदान से रिश्ता नाता तोड़ के चला जावेगा तू? और वो भी इस रुक्मणी के वास्ते? आपके बारे में मैंने सुना था कि आप बहुत आदर्शवादी हैं, बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करते। तो अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कब से जानते हैं आप रुक्मी को? मैं रणवीर के मन की हालत अभी भी नाजुक है। दिमाग पर ज्यादा जोर डालने से हालत और भी बिगड़ सकती है। बोलिए, क्योंकि मैं तो रुक्मी को मठ में मिला था, और जहां तक मुझे याद है, अगर आज रुक्मी नहीं होती तो मैं इस वक्त आप लोगों के सामने नहीं खड़ा होता। गुरुजी ने मुझे बताया किस तरह मेरी बेहोशी में रुक्मी ने मेरी देखभाल की है, और मैंने खुद होश में आने के बाद ये महसूस किया है किस तरह रुक्मी ने मेरा ध्यान रखा है। रुक्मी तो अपने घर वालों की परेशानी की वजह से सब कुछ छोड़ छाड़ के एक साध्वी बनने जा रही थी। मैं उसे अपने साथ अपने जीवन की डोर में बांधकर यहां ले आया। तो अब क्या चाहते हैं आप? तोड़ दूं उस डोर को, यह सोचकर कि चंद गांव वाले क्या कहेंगे? नहीं था ऐसा। नहीं, मैं इस हवेली के ऐशो आराम छोड़ सकता हूं, लेकिन रुक्मी को किया हुआ अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। ठाकुर साहब, जब मैंने आपको आशीर्वाद दियो तो कि आप हमारी रुक्मी के साथ सदा खुश रहो, तब मारे को मालूम न था कि आप इतने बड़े खानदान के कुलदीपक हो। और फिर आपकी मानसिक हालत को देखते हुए कोई कैसे इतना बड़ा फैसला ले सके? ये हमारी छोरी की जिंदगी का सवाल है। आप लोग समझाओ ना ठाकुर साहब को।
हाँ छोरो, पहले अपनो इलाज करा ले, ठीक हो जा फिर कर लेना ब्याह। हाँ रणवीर, जिंदगी को इतना बड़ो फैसलो करने से पहले थारे को अपने होश में आना जरूरी है। हाँ रणवीर, यही ठीक रहेगा। जब आप लोग मुझे उस मठ में लेने आए थे तब तो आप में से किसी ने ये बात नहीं कही कि मैं आपके साथ हवेली तब चलूं जब मेरी याददाश्त वापस आ जाए। तो फिर ये सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? तब तो आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आपका बेटा हूं, आप मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। तो फिर अब आप लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे कि मैं तब रुक्मी से शादी करूं जब मेरी याददाश्त वापस आ जाए? मैं रुक्मी से शादी जरूर करूंगा, और वो भी जल्द से जल्द। और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जाओ रुक्मी, अपने कमरे में जाओ। मासा, अब तो ठाकुर साहब सबके सामने बोलकर गए हैं। आप कैसे मारी रसाल को इंसाफ दिलाएंगे? आप कैसे देख सकते हो ये नाइंसाफी? क्या करोगे आप लोग? समधन साहब, आप शांत हो जाइए, कहीं रणवीर सुन ना ले। आप भारत को शांत होने के लिए कह रहे हैं, कहीं आपका छोरो ना सुन ले। और मारी रसाल, उसकी कौन सुनेगा? क्या होगा उसका? चुप हो जा। ये सारी गड़बड़ आपकी वजह से हुई है समदर साहब। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या जरूरत थी वटे ये कहने की कि रुक्मी अगर रणबीर वास्ते कपड़े खरीदने चली जाएगी तो बदनाम हो जाएगी। मिल गया मौका उस रणबीर को, रुक्मी को बदनामी से बचाने को। ना, ये ना हो सके समधन साहब। इस ब्याह को रोकने वास्ते आपको हमारी मदद करनी होगी। अरे समधन सा, हम तो मदद करने को तैयार बैठे हैं, पर कोई रास्ता तो सूझे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। अरे अगर रणबीर रुक्मी से ब्याह कर लेवेगा तो आप इतना परेशान काहे हो रही हैं? एक बार पहले भी तो रणबीर रुक्मी से ब्याह कर चुका है, दूसरी बार कर लेवेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं तो कहूँ कोई फर्क ना पड़ने वाला है। पर मासा रसाल, उसका क्या होगा? कब तक हम उसे यूं तड़पता हुआ देखते रहेंगे? जानो बाबा, रसाल को घणो दुख होवेगो, उसके वास्ते घनी मुश्किल हो जावेगो, पर रणवीर के वास्ते हमें यो बात माननी पड़ेगी। देखा ना तुम दोनों ने, रणवीर रुक्मी के साथ घर छोड़कर जाने को भी तैयार हो गया। तो मासा, मेरी तो समझ में ना आवे कि क्या करें। ना भाई साहब, यो ब्याह करवानो हम सबकी घनी भूल होवेगी। कल जब रणबीर की यादें वापस आ जावेंगी तब तो वो यही कहेगा ना कि मारी याददाश्त चली गई थी। पर आप सब तो जानते थे कि कितनी नफरत करूं हूं मैं रुक्मी से, तब काहे मारा ब्याह उससे करवा दियो? तब ये जवाब देंगे हम? तब ना चाहते हुए भी हम अपनी भूल को ना सुधार सकेंगे। भाई साहब, मने माफ करिए, मैं इस ब्याह की मंजूरी ना दे सकूं। मान जाओ बाबू, रुकवा दो इस ब्याह ने। मैं ठाकुर साहब की सुरक्षा के वास्ते अपनी बहन की नफरत सह रही हूं, पर यो ब्याह करके मैं उसका श्राप अपने सर ना ले सकूं। मैं इस ख्याल से ना जी सकूं कि मैंने अपनी बहन का संसार बिखेर दिया। अरे पण इस समय तो रसाल खुद अपना संसार बिखेरने पर तुली है। यीशु की मां के चलते गलतफहमी का शिकार हो गई है। हमें तो अपनी सफाई देने का मौका ही ना दे रही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसकी भलाई के वास्ते कर रहे हैं। पहले तुम्हारे को लगा कि 1-2 दिन में उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, तुम्हारी बात सुनेगी, पर वो तो हमें दुश्मन समझ बैठी है। अरे सुनना तो दूर, बात भी ना करना चाहे वो। बाबू, रसाल के गुस्से के शांत होने का इंतजार करते करते उसके जीवन में और अशांति फैल जाएगी। चलिए बाबू, आज हमें उस पर जोर डालकर उसके सामने अपनी बात रखनी ही होगी। समझ
ऐसा हमारे को तो अब एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है। अरे आप अपने बहन पर जोर डालकर ये क्यों ना कहो कि वो रणबीर को रुक्मी से ब्याह करने के लिए साफ मना कर देवे। आखिर रसाड़ भी तो उनकी छोरी है और वो अपनी छोरी का दुख कैसे देख सके। रही बात आपकी, तो रणबीर आपके बारे में ये समझे है कि आप रुक्मी की सौतेली माँ, इसीलिए इस ब्याह के खिलाफ। पर वो मदन सिंह की बात कभी ना टाल सकेगा। जीजी, आप भी के शांति दूत बन के सुझाव देने लगती हो। अरे रसाल बर्बाद हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हम भी तो यही चाहते हैं जीजी। रुक्मी और रणवीर के ब्याह का मतलब जीजी हमें तो कुछ नहीं करना पड़ेगा और रुक्मी और रसाल की नफरत की हवा हमारी परेशानी उड़ा के ले जाएगी। सुमेर, इस हवा को तूफान बनते देर ना लगेगी। जरा सोच, जे रुक्मी का ब्याह रणवीर से हो गया तो उसकी गृहस्थी शुरू हो जाएगी और फिर कहीं वो मां बन गई तो अभी तो हम उस रसाल के होने वाले बच्चे को ठिकाने ना लगा पाए। फिर रणबीर की दो औलादों को कैसे ठिकाने लगा पाएंगे। अरे जीजी, आप तो बड़े डिफरेंट एंगल से सोचो, ये तो मुझे आज पता चला। जी, मदन सिंह वाकई इस ब्याह को रुकवा पाएगा? आप दोनों के मारे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? साड़, अरे बात तो सुन मारी। ना सुननी है मारे को आप दोनों की बात। चले जाओ अड्डे से। साल मारी बहन, तुम्हारी बात मत कहो मारे को। अपनी बहन मर गई है, वो मार दी हुए आपने उसे। साड़, थारे भले की बात करने आए हैं। अरे पहले जान तो लेके सच्चाई के। सच्चाई मारे को मालूम है। ना सुननी है मारे को आप लोगों की बात। जाओ अड्डे से। साड़, अरे अपनी माँ की तरह से जिद ना कर। मानी बात ध्यान से सुन बेटा, थारे हित वास्ते। मारे हित वास्ते आप दोनों जो कर रहे हो तो मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। एक ही छोड़ दो मारे को। जाओ अड्डे से, निकलो बाहर। अरे अड्डे क्यों खड़े हो? निकलो बाहर, जाओ। इसकी आवाज सुन के बाकी के सब लोग आ जाएंगे और उनके सामने हम कुछ ना कह पाएंगे। अब चलो अड्डे से। तुम्हारा आप दोनों हमारे कमरे में आना तो दूर, हट्टे से गुजरना भी मत। सुना आप लोगों ने? नफरत है हमारे को आप दोनों से। शक्ल भी ना देख रही है हमारे को आप दोनों की। जाओ। परेशानी क्या है आपकी? हाँ, इतना जोर जोर से चिल्लाकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरी होने वाली पत्नी है और उसके बापू मेरे होने वाले ससुर साहब। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? घरवालों ने आश्चर्य क्या दे दिया, खुद को मालकिन समझने लगी। आइंदा ऐसे बदतमीजी से बात की तो वो दिन तुम्हारा इस हवेली में आखिरी दिन होगा, याद रखना ये बात। जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो आप हमारी छोरी की। अरे सच्चाई तो यह है कि तू खुद जिम्मेदार है। साल के दिमाग में थोड़ा जहर घोल दियो जो कुछ भी ना सोच सके। मैं और रुक्मी गए थे उससे प्यार से समझाने के वास्ते, उसकी गलतफहमी दूर करने के वास्ते। गलतफहमी? अरे कठी है गलतफहमी। जो कुछ भी हो रहे हो सबके सामने हो रहे हो और आपने तो रणबीर को रुक्मी के साथ खुश रहने का आशीर्वाद भी दे दिया। इसमें कठी है गलतफहमी। इसमें तो आपकी राय भी शामिल है, आपकी सहमति भी शामिल है। अरे जिस मजबूरी के तहत ठाकुर रणवीर की बात सुननी पड़ रही है, तब भी हमारे सामने ऐसी मजबूरी थी, बोलना पड़ियो मारे को। इससे पहले कि हालात हमारे काबू में होते, तूने रसाल की मति भ्रष्ट करने में कोई कमी ना रखी। मैंने जो कुछ भी किया
अपनी छोरी के लिए ठीक क्यों है? अपनी छोरी वास्ते ठीक क्यों है? अरे थारी तो एक ही छोरी है, पर हमारी तो दो दो छोरियां हैं। मैं अपनी छोरियों को दुखी होते नहीं देख सकूं। काश ये बात रसाल समझ पाती तो शायद, पर वो तुम्हारी शकल भी ना देखना चाहे। बोलो मारे को, क्या बोलना चाहते हो रसाल को? अगर आपकी बात में वाकई कोई सच्चाई है तो मैं बताऊंगी रसाल को। क्या बात है, बोलो ना। वो बात यह है कि अरे तूने तो पहले ही घर वालों को रणवीर के बारे में बताकर हालात बिगाड़ दिया है। थारे से बोलने को मतलब एक और तूफान खड़ो करना होगा। क्या हो गया? काहे नहीं बता रहे? बोलो, क्या बोलना चाहते हो आप रसाल से? ना, कुछ ना। हमारी एक बात सुन लो जी, आप जी आपने रुक्मी और रणवीर का ब्याह ना रुकवाया ना, मैं भूल जाऊंगी कि क्या असर पड़ेगा रणवीर के दिमाग पर। मैं उसको सारी सच्चाई बता दूंगी कि रसाल उसकी बींदड़ी है, फिर चाहे जो कुछ हो जाए, मारी बला से। सोच के रहे हो, करो बात। बेटा रणवीर, आपसे हमारी एक अर्ज है। अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप रुक्मी के बाबू हैं, आप तो बस हुक्म कीजिए। बेटा, जो आप हमारे को इतनी इज्जत बख्शो, तुम्हारी एक विनती स्वीकार करो। रुक्मी से तत्काल ब्याह करने को अपना फैसलो छोड़ दो। क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? बेटा, शादी ब्याह के मामले में इतना जल्दी करना ठीक ना होएगा। और फिर आप तो इतने बड़े घर के और मैं तो रुक्मी को गरीब पिता हूं। मैं भी चाहूं कि यो ब्याह आपकी हैसियत के मुताबिक होए, पर उसकी तैयारी के वास्ते थोड़ो वक्त चाहे मने। मैं समझ सकता हूँ, कोई भी पिता ऐसे ही चाहेगा। रुक्मी की शादी तो धूमधाम से ही होगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपकी तरफ से भी सारा खर्चा हम लोग करेंगे। क्यों था ऐसा? इतना तो कर ही सकते हैं ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, क्या कमी है हमारे पास? बस मदन सिंह जी बता दें कि वो कब तैयार हैं, हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। अरे नहीं था ऐसा, जब बापू चाहे तब नहीं, ये शादी तो जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि मैं अब रुक्मी को और इंतजार नहीं करवा सकता। रसाल, हमारी बात सुन ले रसाल, फिर भले ही तुम्हारे को वाटे से निकाल देना, मैं चली जाऊंगी। बस एक बार हमारी बात सुन ले। तो आप जानबूझकर हमारे पास आई है ताकि मैं आप पर चीखूं और ठाकुर साढ़े मौको मिल जावे हमारे को बात सुनाने को। क्यों करो आप हमारे साथ ऐसा? किस बात को बदला ले रही हो आप? ना हमारी बहन, मैं थारे से बदला क्यों लूंगी? मैं थारे वास्ते बुरा सोच भी ना सकूं रसाल, और थारे ठाकुर साहब को थारे से छीनने की बात तो मैं सपने में भी ना सोच सकूं। तो बस ठंडे दिमाग से एक बार हमारी बात सुन ले, हमारी थारे से विनती है। ठीक है, जे आप चाहो कि मैं आपकी बात सुनूं तो मैं आपको अपनी बात बोलने को मौका जरूर दूंगी, पर उसके वास्ते आपको हमारी बात माननी होगी। आप इसी समय चलकर ठाकुर साहब से कहो कि आप उनसे ब्याह ना करोगी।
हो गई आप? जाके बोलो ठाकुर साड़े कि आप उनसे ब्याह ना करना चाहो। क्या आप हमारे भले की बात करना चाहो तो पहले ठाकुर साड़े बोलकर साबित करो कि आपकी नीयत साफ है। साबित करो कि आपके मन में चोर ना है, तब मैं सुनूंगी आपकी बात। रसाल, मैं ठाकुर साहब से ऐसा ना कह सकूं। उनकी हालत और बिगड़ सके। अरे मैं थारे भले वास्ते ही तो ठाकुर साहब से ये कहने पर मजबूर हुई कि मैं उनसे प्यार करूं। और जे इस वक्त मैंने थारी बात मानकर ठाकुर साहब से कह दिया कि मैं उनसे ब्याह ना करूंगी, तो उनके दिमाग पर और भी बुरा असर पड़ सके। उनकी मानसिक स्थिति ठीक ना है रसा, वो टूट जाएंगे। हमारे वास्ते? अरे मौको पाकर चाल चाली आपने मारे बीत के साथ विश्वासघात क्यों है मारे साथ? घर उजाड़ो है मारो। मैं अट्ठे ठाकुर सा की विधवा पढ़कर उनको शौक मनाती रही और आप मठ में मारे ठाकुर सा को अपने प्रेम के जाल में फांसती रही। रसाल, मैं मजबूर थी रसाल। तो बस एक बार भारी बात सुन ले, थारे को भी समझ आ। ना सुननी है हमारे को आपकी ये मजबूरी की बकवास। आपको लाचार, मजबूर, दुखियारी समझकर आपका साथ देती रही। वो हमारा आप पर अंधविश्वास था। अब आपने हमारी आंखें खोल दी है। हमारे को आपकी कोई बात ना सुननी है। चली जाओ आप अड्डे से। ना सुननी है हमारे को आपकी कोई बात। जाओ अड्डे से। मैं जा रही हूँ रसाल। तू चिल्ला मत। ठाकुर साहब ने सुन लिया तो फिर से अड्डे आकर थारे को बातें सुनाएंगे। मैंने कहा चली जाओ अड्डे से। जा रही हूँ। रसाल, अरे बिंदनी, बिंदनी क्या हुआ तने? देख लो आप समझ सा क्या हालत होगी हमारी छोरी की। जीवन नरक बना दियो है। इस तरह तो ना हमारी छोरी ठीक रहेगी और ना ही उसका होने वाला बच्चा। समझ सा, आप ऐसी बातें ना करो। मासा, मैं डॉक्टर को बुला लूं? ना छोरी, फिलहाल घरेलू उपचार ही कर लेवे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब आएंगे तो हमें रसाल की तबीयत खराब होने की वजह बतानी होगी और वो हम ना कर सके हैं। मैं काढ़ा पिला देती हूँ, उससे बिंदनी ने आराम मिल जाएगा। ठीक है मासा। बिंदनी, उठ बिंदनी, आराम से। चले। बिंदनी, मैं थारे को स्वार्थी लागू बन के करूं, यो थारे बिंद के भी जीवन का सवाल है। इसी वास्ते उस चरित्रहीन रुक्मी की बात हम सबने माननी पड़ रही है। हमारी रसाल बिस्तर पर पड़ी है, उसका सारा शरीर तप रहा है बुखार से। अरे दया नाम की कोई चीज है थारे मन में कि ना है?
अरे जो रसाल कल तक थारे वास्ते बाहर से लड़ती रही, वही रसाल आज थारी वजह से बीमार पड़ी है। उसके पेट में बच्चा है, ये जानकर भी थारे मन में ममता ना जागी। अरे कैसी औरत है तू, मार देवेगी बच्ची और मां को। खबरदार, कोई जरूरत ना है अपनी मनूस शकल मारी छोरी को दिखाने की। और आप रसाल से थोड़ा सा भी प्रेम करे हो ना, तो ये ब्याह रुकवा दो। रुक्मी को रणवीर की नजरों से दूर फेंको। आप अपने आप को दोनों छोरी का पिता खाओ। अरे इस समय तो आप इस रुक्मी की घिनौनी इच्छा को पूरा करने में पूरा साथ दे रहे हो। जी आपने ये ब्याह ना रुकवाया ना, तो मैं चुप ना बैठूंगी जी। फिर मत कहना कि मैं इसकी जिम्मेदार हूं। यो ब्याह रुकवाना ही पड़ेगा बाबू। दादी सा, तू कहीं आई है अठे? मैं आपसे मदद मांगने वास्ते आई हूँ दादी सा। आप पहले हमारी बात सुन लो। कहने सुनने के वास्ते तूने छोड़ियो ही क्या है? जो तू कह रही है वो दिखाई दे रही है। तूने रणवीर को अपने बस में कर लियो, अपनी बहन के खिलाफ कर दियो है। तू ये सोच भी कैसे सके है कि मैं थारी मदद करूंगी? यो ब्याह रुकवाने वास्ते आपकी मदद चाहूँ। अगर थारे को यो ब्याह रुकवाणो ही तो तू मठ में रणवीर को अपने बस में करने के बजाय हम सब ने खबर करती, अपनी बहन रसाल ने खबर करती, जो रणवीर के नाम को सिंदूर अपने माथे से मिटाकर जीने को मजबूर हो गई थी। अब तुम्हारी मदद से काई यो ब्याह रुकवाना चाहे है? थारी कोई नई चाल है? इस घर में कोई नयो तूफान लाने को इरादो है थारो? दादी साहब, आप भले ही इसे हमारी चाल समझो, पर यो चाल मैं अपने फायदे वास्ते ना चलना चाहूं। यो ब्याह रुकवाने वास्ते आपसे मदद मांग रही हूं दादी साहब। इस हवेली में आने वाले तूफान को रोकने वास्ते आपसे मदद मांग रही हूं। जिंदगी के जिस भंवर में आप अपने आप ने और अपने परिवार वालों ने फंसा मानो, मैं उससे कई ज्यादा इस भंवर में फंस गई हूं दादी साहब। मैं इस भंवर से निकलना चाहूं। इस ब्याह को रुकवाकर ठाकुर साहब के होश में आने की राह देखना चाहूं दादी साहब, ताकि उनके होश में आते ही हमेशा वास्ते उनकी नफरत लिए हटे से चली जाऊं। और इस वास्ते मैं आपकी मदद चाहूं दादी साहब। थारे इन आंसुओं पे विश्वास तो ना कर सकूं हूं मैं। रसाल के आंसू रोकने वास्ते थारी यो ब्याह रोकने की बात सुन ले हूं। रणवीर, अरे दादी सा आइए ना। अगर कुछ काम था तो रुक्मी से कहलवा देती, मैं खुद आ जाता। बैठिए। बेटा एक समय तो जब मारे को किसी को कहने की जरूरत ना पड़ती थी, तो खुद हर सुबह मारे पास मारे कमरे में आकर अपनी सारी बातें बांटा कर दो थो, हमारी तबीयत के बारे में पूछा कर दो थो। और आज तो कहे है कि कोई काम है मारे को थारे से। दादी साहब, आप तो जानती हैं ना, पुरानी कोई भी बात मुझे याद नहीं है। अगर थोड़े समय में लौट आवेगी। मारे को तारी तबीयत के बारे में भी पूछना थो और तारे ब्याह के बारे में थारे को कुछ बताना थो। जी बताइए ना, क्या बात? बेटा, मैंने पंडित साहब से बात की है। वो कह रहे थे कि अगले 45 दिनों तक शादी का कोई मुहूर्त ना है, सो तब तक ये ब्याह ना हो सके है। दादी साहब, जब रुक्मी और मैं शादी के लिए तैयार हैं,
घर के सभी लोग शादी के लिए राजी हैं तो फिर हम मुहूर्त का इंतजार क्यों कर रहे हैं? और फिर मेरे लिए तो शुभ दिन वही था जब मठ में मेरी आंखें खुली थी और रुक्मी को मैंने अपने सामने पाया था। 45 दिन का इंतजार करना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है दादी साहब। ठाकुर साहब, यो ब्याह हमारे वास्ते घनी बड़ी बात है। ये दिन एक लड़की वास्ते बहुत बड़ा होवे है ठाकुर साहब, इसलिए मैं भी चाहूँ हूँ कि उस दिन मैं दुल्हन की तरह सजूं, श्रृंगार करूं, कीमती कपड़े और गहने पहनूं। इन सब के लिए हमारे बापू को तैयारी करने में थोड़ा समय लगेगा और फिर 45 दिन तो देखते ही देखते बीत जाएंगे, है ना? अगर तुम ऐसा चाहती हो रुक्मी तो ऐसे ही सही। हम लोग शादी 45 दिन बाद ही करेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारी सिर्फ ये एक बात मानी है। रही बात तुम्हारे बापू की शादी की तैयारी करने वाली, तो मैं पहले कह चुका हूं, शादी का सारा खर्च दोनों तरफ से हम लोग उठाएंगे। क्यों दादी साहब, ये बात तो तय हो गई है ना? हाँ। अब तुम दादी साहब के साथ बैठो और बातें करो। दादी साहब, शादी से पहले इसको अच्छे अच्छे जेवर और कुछ बहुत अच्छी साड़ियां दिलवा दीजिएगा। मैं तायसा से मिलकर आता हूं। तो यूं तो ब्याह को रुकवाने के पीछे थारी चाल? दादी साहब, मैं तो बस कोई सफाई मत देना। मारे को भी अपनी गंदी चाल का हिस्सा बना दियो तूने। कोई फर्क ना पड़ेगा हवेली में। इतना धन है कि थारे को 100 बार तराजू में तोल कर खर्चो करे ना तो भी कोई कमी ना होगी हमें। अपनी चाह के वास्ते इतनी गिर सके है तू? छी। हम सब रणबीर वास्ते उस रुक्मी की बात मानने पर मजबूर हैं। बस माताजी महाराज करे कि मारे रणबीर की याददाश्त जल्दी लौटावे। मासा, दादी सा ने अभी बताया कि रणबीर भाई साहब 45 दिन बाद शादी करने की बात के लिए मान गए हैं। ना ना बिंदरी, तू चिंता ना कर। रणबीर की MRI रिपोर्ट आते ही उसको इलाज शुरू हो जाएगा और फिर 45 दिन में तो उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी और फिर हम उस कलमुही रुक्मी ने इस हवेली से बाहर निकाल फेंकेंगे। और फिर मैं इस रुक्मी को अपने गांव में भी ना रहने दूंगी। मासा, दादी सा ने कहा है कि रुक्मी के लिए कीमती गहने और कपड़े खरीदे जाएं। वो ऐसा भाई सा ने कहा है कि भले ही शादी 45 दिन बाद हो रही है, मगर रुक्मी की हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए और तैयारियां जारी रखी जाएं। बिंदनी, तू चिंता ना कर। हम भी दिखावे वास्ते ब्याह की पूरी तैयारियां करते रहेंगे। उस लालची रुक्मी की हर एक इच्छा पूरी करेंगे, पर तब तक जब तक थारी बींद की याददाश्त वापस ना आ जावे। बस तू हौसला बनाए रखना। जी जी मासा। माँ, जब 45 दिन बाद भी ठाकुर साहब को कुछ याद ना है तो? देख छोरी, हमारी बात ध्यान से सुन। सासू मासा के बोल के गई हैं कि वो लोग भी दिखावे करते रहेंगे तैयारी करने की। अरे तू भी दिखावे वास्ते ठाकुर साहब के सामने रुक्मी से अच्छे से बात कर। इसी बहाने तू अपने ठाकुर साहब के सामने रहा कर, अरे उनके करीब रहा कर। रणबीर को लागने दे कि तू
उड़ के और रुक्मी के ब्याह की तैयारी में लगी है। रुक्मी से अच्छे से बात कर, इससे धारा बींद धारे से नाराज ना होवेगा, और इसी बहाने धारे को भी उसको याद दिलाने की कोशिश का मौका मिल जाएगा। बैठो। मैंने अभी भी मासा से पूछा है, जयपुर में 3 बड़े बड़े शोरूम हैं, हम सभी जगह जाएंगे और उसके बाद तुम अपने लिए कपड़े पसंद करना, और जहां सबसे अच्छे कपड़े मिलेंगे वहीं से लेंगे। अरे दुल्हन ले जाओ। ठाकुर साहब, आपको अपनी होने वाली बींदनी को सारे शोरूम्स में ले जाने की जरूरत ना है। आप इन्हें दुल्हन शोरूम ले जाओ, वहां इन्हें सब पसंद आ जाएगा। और ये मैं यकीन के साथ कह सकूं। अरे पहले तो मारे को आपसे माफी मांगनी है। मैंने जैसा व्यवहार आपके साथ किया उसके वास्ते आप मारे को माफ कर देना। और ठाकुर साहब, मैं आपसे भी माफी मांगना चाहूँ कि मैंने आपकी होने वाली बींदनी के साथ दुर्व्यवहार किया। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, वो हमारे बींद के चलते हमारे दिमाग पर जो असर पड़ गया उसकी वजह से मैं अपना आपा खो गई। ठाकुर साहब, आप भूल गए हैं, पर हमारे को याद है पहले हम एक दूसरे की बात अच्छी तरह सुना और समझा करते थे। वो अंग्रेजी में क्या कहें, बॉन्डिंग। हाँ, बॉन्डिंग थी हम दोनों के बीच। इसी वास्ते मैं आपके ब्याह में शामिल होकर अपनी खुशी बांटना चाहूँ। हाँ, क्यों नहीं, जरूर। मैं भी यही चाहूंगा कि जो भी कुछ इन दिनों हुआ उसे हम भूल जाएं और ठीक वैसे ही रहें जैसे कि तुमने कहा, तो उसकी तरह जैसे हम पहले रहते थे, है ना? जी, सही कहो आपने। एक दोस्त ने अपनी दोस्त की खुशी से खुशी ना होवेगी तो और किससे होवेगी? आप भी मानो हो ना इस बात में? हाँ। अब ठाकुर साहब, आप इन्हें दुल्हन शोरूम जरूर ले जाना। ठीक है। मारे को घनी खुशी हो रही है कि आप दोनों ने मारे को माफ कर दियो। अच्छा, तो अब मैं चालू हूँ। रुक्मी, ये तो बिल्कुल बदल गई हैं। आज इन्हें क्या हो गया? लगता ही नहीं कि ये वही है जो पागलपन सा व्यवहार कर रही थी। मैं भी आऊँ ठाकुर साहब। हाँ। रसाल, मारी को घनी खुशी हो रही है कि तूने अपना गुस्सा भुला दिया। रसाल, सच मान, मारी को थारी कही किसी भी बात से ना कभी कोई शिकायत थी और ना है। बस कुछ ना भूली हूं मैं, सब याद है मारे को। मैं खुद ही अपनी बर्बादी की मूर्तें बना रही थी जो आज जीती जागती हमारे सामने खड़ी है। अब इस गलतफहमी में ना रहना। माफी मांगकर मैंने मामले को खत्म कर दिया है, बल्कि मामला तो अब शुरू हुआ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ठाकुर साहब आपके धोखे में फंसे हुए हैं। अब मैं भी अपने ठाकुर साहब को धोखे से ही सही, आपके धोखे से बाहर निकाल कर रहूंगी, क्योंकि एक धोखेबाज को धोखे की भाषा ही समझ आवे। चली जाओ अच्छे से, और भूल कर सपने में भी ना सोचना कि कभी हमारे बीच सुलह हो पाएगी। इस जन्म में तो बिल्कुल ना।
भगी पंथ नियारिनिया जी बढ़िया चला अरे चुपचाप कहाँ चली जा रही हो? थोड़ी देर बैठो ना मेरे पास। मारे को लगा आप सो रहे हो इस वास्ते। कहाँ रुकने, यहाँ तो जैसे ठीक से नींद नहीं आती है। मठ में कैसे आराम से सो जाया करता था, हमें ना दिन का पता लगता था ना शाम का, वक्त बस ऐसे गुजर जाता था। और यहाँ तो जैसे वक्त गुजरते ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आता रुक्मी, हम वहां भी साथ थे, यहाँ भी साथ हैं, तो फिर यहाँ मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है? ठाकुर साहब, जब दिमाग पर बोझ हुए है ना, तो ऐसा ही लगे। बोझ? अरे मेरी याददाश्त शुरू चली गई है, लेकिन ऐसा कोई बोझ वोझ तो नहीं है। आपने रसाल को एक बार ना कई बार बातें सुना दी, कहीं उस वजह से तो ना है? नहीं रुक्मी, उसने जिस तरह तुमसे और तुम्हारे बापू से बदतमीजी की है ना, मेरा ये कहना बनता था। हाँ, उसने माफी मांग ली है तो ठीक है, मैं भी सब कुछ भुला चुका हूं। ठाकुर साहब, उसने आपसे माफी मांगी और आपने माफ भी कर दिया, और आप इस बात को भुला भी दोगे ठाकुर साहब? पर के रसाल भुला पावेगी कि जिससे कभी उसकी इतनी घनी दोस्ती थी, उसी ने उसे इतनी सारी बातें सुना दी और माफी तक ना मांगी? तुम कहना क्या चाहते हो रुक्मी? मैं अब उससे माफी मांगू क्या? जब रसाल अपनी भूल वास्ते आपसे आकर माफी मांग सकती है, तो क्या आप उसे बातें सुनाने के लिए माफी ना मांग सको? ठाकुर साहब, वो मां बनने वाली है, और ऐसे में जे मां को बुरा लगेगा तो उसका असर उसके होने वाले बच्चे पर भी तो पड़ेगा ना। ऐसे काहे देख रहे हैं? नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रहा था। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है जैसे तुम रसाल को बहुत पहले से जानती हो। ऐसी बात ना है ठाकुर साहब, वो इन दिनों में घर वालों से जितना भी रसाल के बारे में पता चला, उससे तो ऐसा ही लगे है कि आप में और रसाल में घनी दोस्ती थी। मैंने तो यहां तक सुना है कि आप रसाल की सलाह के बिना कोई काम ना करते थे। अच्छा, अगर ऐसी बात है रुक्मी, तो फिर घर वालों ने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको याद है ठाकुर साहब, जब आप घर वापस लौटे थे, रसाल अपने बीन के ना होने को भुलाकर आपके स्वागत में आपके वास्ते आरती करने लगी थी। जरा सोचो ठाकुर साहब, जो औरत आपके घर वापस लौटने की खुशी में अपना गम भुला सके, उसके मन में आपके वास्ते कितनी श्रद्धा होगी। और आपने बेकार में ही मठ की बात याद दिलाकर उसको फटकार दिया। इसी वास्ते घर वालों ने आपसे उसके बारे में कुछ भी ना कहा। उन्हें लगा कि आपके दिमाग पर ज्यादा असर ना पड़ जाए। तुम्हारी बात सुनने के बाद इस बात का मुझे एहसास हो रहा है रुक्मी कि शायद मैंने रसाल को कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया, और उसकी ऐसी हालत में जब वो मां बनने वाली है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ठाकुर साहब, बेशक उसके पास जाकर उसे माफी ना मांगो, पर आप प्यार के दो शब्द भी बोल दोगे ना,
तो उसे घनी खुशी होगी और मन में पूरा विश्वास है कि ऐसा करके आपको भी अच्छा लगेगा। ठाकुर साहब, आप अथे आओ ना ठाकुर साहब। मैं देखने आया था कि आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। आप अंदर आओ ना, विराजो ठाकुर साहब। जी। आप भी बैठिए ना। अनजाने में मैंने आपको काफी भला बुरा कह दिया। इस बात का ख्याल भी नहीं किया कि आप मां बनने वाले हैं। देखिए रसाल जी, मैं समझ सकता हूं कि आपकी ऐसी हालत में आपको संभालने के लिए आपके पति का आपके पास होना बहुत जरूरी था। आपके साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। बस यही कह सकता हूं कि हम वक्त से लड़ नहीं सकते, हमें उसके साथ ही चलना होता है। आपके पति की नामौजूदगी में अब आप ही को अपने बच्चे की मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभानी होगी। औरत तो जननी होती है रसाल जी, उसमें बहुत शक्ति होती है। एक बच्चे को जन्म देना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा। एक मां वो दर्द सहकर अपने बच्चे को पाती है, उसका प्यार पाती है। मेरी आपको सिर्फ इतनी सलाह है कि अपने पति का काम भुलाकर अब आप अपने बच्चे को संभालें, उस पर ध्यान दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पति को भी शांति मिलेगी। मैं वही करूंगी ठाकुर साहब, जैसो आपने कहो है। ये तस्वीर जरूर आपके पति की होगी जो सिरहाने के नीचे रखी है। जरा देखो तो। ये मेरी तस्वीर यहां क्यों है? और वो भी आपके सिरहाने के नीचे। ठाकुर साहब, वो हमारे को भी हैरानी हो रही है। हाँ, आपकी मासा वो उठे आई थी आपकी एल्बम लेकर, तो हम साथ बैठकर आपकी तस्वीरें देख रहे थे। शायद उसी समय ये तस्वीर अट्ठे रह गई होगी। मेरी मासा? आप जी। मासा, मासा, आने दो, अभी पता चल जाएगा। मासा, क्या हुआ छोरा? मासा ये तस्वीर आप यहाँ छोड़ के गई हैं? ना तो अपनी रसाल क्या बोल रही है? ये कह रही है कि आप इसके साथ यहाँ बैठकर एल्बम देख रही थी। अरे हाँ, वो तो मैं ही इसे अट्ठे रख गई होंगी एल्बम देखने के बाद। और तू इतना नाराज क्यों हो रही हो है? नाराज क्यों हो रहा? मासा ये फोटोग्राफ मुझे रसाल जी के सिरहाने के नीचे से मिली है। ये आपको अजीब बात नहीं लग रही? और चलो मान भी लेते हैं कि एल्बम देखते हुए फोटोग्राफ नीचे गिर गई होगी, तो क्या इनका फर्ज नहीं बनता कि आपको बताते कि ये फोटोग्राफ गिर गई है? ठाकुर साहब, जब मासा कह रही है कि उनसे गलती से रह गई होगी, तो आप यकीन कर लीजिए ना। आप तो जानो हो कि रसाल कैसे
बेख्याली में रहवे हैं और आपका सामना करते हुए तो घबरा सी जावे है बेचारी। इसलिए उसने सोचा होगा कि आप सवाल करेंगे तो क्या जवाब देगी, इसलिए तकिए के नीचे रख दी होगी। है ना रसान? हाँ रणबीर, रुक्मी ठीक कहवे है, ऐसा ही हुआ होवेगा। ठाकुर साहब, आप छोटी छोटी बातों ने लेकर परेशान ना हुआ करो। आप अपने कमरे में जाकर आराम करिए ना। रसान, यो सब थारी वजह से हो रही है। कोई जरूरत ना है मारी बिंदनी से हमदर्दी जताने को, नाटक करने की। जा हठे से जा। क्या बात है छोटे, तू परेशान लग रही है? नहीं भाई साहब, बस ऐसे ही। जाना छोटे, हम पहले भाई से ज्यादा दोस्त हुआ करते थे। तू अपनी छोटी छोटी परेशानी मारे को बताया करता था और मैं थारे को उसमें से निकलने का रास्ता भी। पर अब क्या कर, थारे को तो कुछ याद भी ना है। पर आपको तो सब कुछ याद है ना भाई साहब? क्या याद है? आप तो मुझे बता सकते थे ना कि ऐसा क्यों किया। क्यों किया? पूरा साल भाई साहब, पूरा साल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? उसका बिहेवियर दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। दिन भर मुझे बैठकर निहारती रहती है और मेरी ये फोटो उसने अपने सिरहाने के नीचे रख रखी थी। कहती है कि हमारे बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मुझे तो विश्वास नहीं होता भाई साहब। उसे ये तक तो पता नहीं है कि मुझे कौन से रंग पसंद है, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ। मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो उसे अच्छी नहीं लगती। अब मैं रुक्मी से शादी करने जा रहा हूं तो इसमें भी उसे तकलीफ है। भाई साहब आप मुझे बताइए, सच्चाई क्या है? अच्छा किया कि तूने हमारे को बता दिया, मैं पता लगाऊंगा। और जहां तक हमारे को याद है, तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, पर थारे और रुक्मी के ब्याह से उसे काय परेशानी हो रही है ये पता नहीं। लेकिन तू चिंता ना कर, मैं पता लगाऊंगा। हमारे पे छोड़ दे। एमआरआई की रिपोर्ट के अनुसार इनके माथे की इंटरनल इंजरी ठीक हो गई है। इस रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें सब कुछ याद होना चाहिए था। फिर रणवीर को याद काहे ना आ रही हो डॉक्टर साहब? यही पता करने के लिए हमने ये रिपोर्ट अमेरिका के एक न्यूरोसर्जन के पास फॉरवर्ड की है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि एक्चुअल वजह क्या है। ब्रेन टिश्यू का कौन सा हिस्सा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ये तभी पता चल पाएगा। मगर तब तक ठाकुर रणबीर सिंह को किसी भी तरह की दिमागी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोगों को खास ख्याल रखना होगा। हम उसका ख्याल रख रहे हैं डॉक्टर साहब। अब मुझे आज्ञा दीजिए। पापा साहब, मैं डॉक्टर साहब ने बात तो छोड़ा। डॉक्टर साहब, आपके मुताबिक हमारे भाई की याददाश्त नहीं जानी चाहिए थी, तो ब्रेन का मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम बहुत जल्द किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। पर यह भी तो संभावना हो सके कि घर वालों को परेशान करने वास्ते वो एक्टिंग कर रहा है। संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके भाई को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग करने की वजह क्या है, हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर। और उसे लेकर हमारे घर वाले परेशान है, उसकी बींदनी भी परेशान है। आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ कि आप बताएं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारा भाई घर वालों को परेशान करने वास्ते वो एक्टिंग कर रही है। दीप सिंह जी, कोई भी आदमी इतना बड़ा एक्टर नहीं हो सकता है कि वो रियल लाइफ में अपनी एक्टिंग को बरकरार रख सके। अगर वो एमनेसिया का शिकार नहीं है तो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मैं तो रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रहा हूँ। इस बीच में कोई बात हो तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। और ये बात हम दोनों के बीच में रखना आप। यू डोंट वरी। ठीक है, थैंक यू।
क्यों भांजे पुरानी बातें कुरेद कुरेद कर खड्डा कर रहा है? अरे खुद भी इस पे गिरेगा और हमको भी लेके गिरेगा। दीप, थारे मामा सा ठीक कह रहे हैं। अगर रणबीर सचमुच एक्टिंग कर रहा होता तो वो एकले में रसाल को कभी जलील ना करता। ये सब थारे दिमाग के शक की उपज है। हाँ भांजे, कहीं इस चक्कर में थारे को ब्रेन ट्यूमर ना हो जावे। मामा सर निश्चिंत होने वास्ते ये सब कर रहा हूँ, वरना रणवीर की बातें सुनकर हमारे को ऐसा लगे कि वो हमारे से कहलवाना चाहे कि मैंने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। दीप, ये सब थारे मन का डर है, निकाल फेंक इसे। डॉक्टर की बात सुनकर हमारे को ऐसा लगे कि हमें रणवीर की परीक्षा लेनी होगी, वरना पता नहीं वो रणवीर कौन से मौके की ताक में बैठा है हम सब ने एक्सपोज करने वास्ते। जी भांजो, मैंने डरा डरा कर दुबलो कर देगा। इसकी बातों से तुम्हारी हालत पतली हो रही है। रणवीर की सच्चाई का अब जल्दी से जल्दी पता लगाना पड़ेगा। मामा सर, कहीं वो बिलासपुर वाली फाइल के बारे में पता लगाने के लिए ये सब नाटक तो नहीं कर रहा? वो फाइल हमारे खिलाफ एक पुख्ता सबूत है, जिसकी वजह से हमारे को बाप बेटे को रास्ते से हटाने का कदम उठाना पड़ा। पर वो फाइल का किस्सा तो तूने खत्म कर दिया था ना? आइडिया। चिची, रणवीर की सच्चाई पता लगाने का आइडिया मिल गया। ठाकुर साहब, दुलारी ने हमारे को बताया आपकी तबीयत खराब है। क्या हो गया? सुबह तो आप बिल्कुल ठीक थे। सिर दर्द। आपको बाजार ना जाना चाहिए था ठाकुर साहब। चलिए मैं आपका सर दबा देती हूँ। अब लग गई ना रेत की ठंडी हवा? हाँ सही कह रही हो, बहुत ठंडी हवा थी। हाँ, ये थोड़ा लेफ्ट में। अरे राइट है, लेफ्ट में। अरे तो दाहिने बाहिने बोलो ना। हाँ, थोड़ा नीचे। और थोड़ा नीचे। अरे गला मत दबा दो, थोड़ा नीचे। ठाकुर साहब के कंधे पर दर्द है या सर में? दर्द तो दिल में है। आप भी ना ठाकुर साहब, बच्चों की तरह व्यवहार करो। अरे सुनो तो, रुक्मी। जब से हम इस हवेली में आए हैं ना, तुम अपने कमरे में रहती हो और मैं अपने कमरे में। तुम्हें याद है ना कैसे हम मठ में एक दूसरे के साथ रहा करते थे? ठाकुर साहब, ये मठ ना है, अरे हम आपके पूरे परिवार के बीच में रहते हैं और अभी हमारे ब्याह में घने दिन बाकी, इसलिए हम एक साथ इतनी देर तक एक कमरे में रहेंगे तो ये घर वालों को अच्छा ना लगेगा। इसलिए आप हमारे को जाने दो। ठीक है, जाओ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूं। इसे ही खरीदने के लिए बाजार गया था। पसंद आया तुम्हें? घणो फुट रहा है। रुक्मी, तुम्हें याद है मठ में एक बार फूलों का हार बनाया था अपने हाथों से और फिर तुम्हें पहनाया था, याद है ना? उसी तरह आज मैं तुम्हें ये हार पहनाऊंगा अपने हाथों से। बहुत अच्छी लग रही है। तुम? क्या छुप कर क्या देख रही हो तुम? हाँ? इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? ठाकुर साहब, नहीं रुपए, आज इसे बोलने दो। यहाँ आने की जरूरत क्या है तुम्हें? वो
ठाकुर साहब, दुलारी से मारे को पता चला कि आपकी तबीयत खराब है, तो आपके वास्ते मैं ये लेप लाई थी। माफ करना मारे को ठाकुर साहब, एक पल वास्ते मैं भूल गई थी कि आपकी देखरेख वास्ते अठे कोई है। इस औरत का मेरे सामने आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जानती नहीं हो रुक्मी, यहाँ छुपकर देख रही थी जब मैं तुम्हें हार पहना रहा था। ना ठाकुर साहब, वो ये सब देखने ना आई थी, वो आपके वास्ते लेप लेकर आई थी। कहा ना आप दोनों के बीच कभी घनी दोस्ती थी। आपने उसे इतनी सारी बातें सुनाई, फिर भी उसे आपकी तबीयत की चिंता थी। शायद वो ये भूल गई थी कि मैं आपके साथ हूं। रुक्मी, अब उसकी पैरवी करना बंद करो तुम। सारा मूड खराब कर दिया उसने। यहाँ बैठो। अब मैं तुम्हारा एक पोर्ट्रेट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है? ये तुम दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रही थी। क्या? ना ठाकुर साहब, मैं तो वो ये बर्तन रखने जा रही थी। मैं कैसे ना समझ पाई आपकी उस घिनौनी हरकत को, जब आप छुप छुप कर हमारी खुशियों में आग लगाने की कसम खा रही थी। मैं आपको कभी माफ ना करूंगी, कभी ना। आज हमारे जीवन में आप वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करूं, सबसे ज्यादा। ये महाराणा है गाना, ये तुम्हारी बहन का अधिकार है। मैं इसे कैसे अपने गले में पहन सकूं? हमारी बहन का सारा दुख मारे को दे दो कान्हा, और उसकी खुशियां उसे वापस लौटा दो। ठाकुर साहब और उनका प्रेम हमारी बहन को वापस दिला दो कान्हा। मैं अपनी बहन वास्ते आपसे विनती करूं, ठाकुर साहब की याददाश्त जल्द से जल्द वापस आए और वो हमारी बहन के पास वापस लौट जाए। भांजे, रणवीर आ रहा है, संभल के काम करना, शक नहीं होना चाहिए उसको। मामा साहब, ड्रामा तो शुरू करो। अरे भांजे तू क्यों परेशान हो रहा है? मैंने बुलाया रणवीर को, देख वो आ गया रणवीर आ गया। क्या बात है मामा साहब? वो थारो भाई बहुत परेशान हो रही है, तू ही पूछ ले उससे। भांजे, क्या हुआ भाई साहब? रणवीर, जब तू अट्ठे नहीं था तो मैं और मोहित थारा काम संभाला करते थे। जब तू खुद अट्ठे आ गया तो 4-4 जन को साइन करने की जरूरत है। थारे अकेले की साइन काफी है। ये साइन कर ले। ये है क्या भाई साहब? ओह, तो सामान की डिलीवरी रुकी हुई है। अरे भांजे, तू तो साइन कर दे और रुके हो, काम पूरा हो जाएगा तो। जी। ठीक है मामा साहब? ठीक है भांजे, अब बारो काम पूरा हो जाएगा तो मैं चलता हूं। रणवीर, भांजे। जी भाई साहब। थारे को थैंक्स बोलना था। उन्होंने साइन करके हमारा काम आसान कर दिया। क्या भाई साहब, आप तो फॉर्मल हो रहे हैं। अरे भांजे,
ऑफिशियल काम है ना, प्रोटोकॉल तो होना ही चाहे नहीं। हाँ तू जा, आराम कर जा। जी, एक सूद को भी फर्क नहीं है, एक सूद को भी। इसका मतलब रणबीर याददाश्त खोने को नाटक कर रहे हो? मासा हमारे सामने 1 मिनट भी नाटक कर ना सका। जब मैंने उसे फाइल दी साइन करने वास्ते, उसने ये फाइल पढ़ी और हमारे से कहा कि डिलीवरी रुकी हुई है। पर रणबीर ऐसा काहे कर रहे हो? वो झूठ का ही बोल रहे हो। भांजे, तू डॉक्टर ने फोन कर और पूछ कि इससे रणवीर की सच्चाई का पता लग सकता है क्या। पूछ। तो फिर भी क्या कर लोगे तुम लोग? लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाएंगे और वो भी पूरे परिवार के सामने। रणवीर की सच्चाई का पर्दाफाश हो जाएगा जीजी। लेकिन डॉक्टर साहब उसने साइन तो परफेक्ट की। अच्छा ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे क्या बोले हो डॉक्टर? कि मामा साहब का जो प्लान था वो वाहियात था। क्या बात कर रहे हो भांजे? डॉक्टर साहब ने ये कही हो कि सिग्नेचर करने से ये साबित ना हुए कि रणवीर याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। कभी कभी याददाश्त जाने वाले भी अपनी सिग्नेचर ठीक तरह से किया करते हैं, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से। तो क्या रणवीर ने रिफ्लेक्स एक्शन में फाइल पढ़ी है क्या? अब डॉक्टर का तो यही कहना है। वो तो कह रहा था कि यूएसए से रिपोर्ट आने के बाद ही वो वेरीफाई करके हमें बताएगा। तो मेडिकल टेस्ट का इंतजार करके समय बर्बाद क्यों करना चाहो तुम लोग? तो और क्या करें मासा? जो काम मेडिकल टेस्ट से ना हो सके, वो काम इमोशनल टेस्ट से हो सके। जीजी, इमोशनल फूल किससे बनाएंगे? जे रणबीर रसाल ने सचमुच प्यार करतो तो रणबीर के सामने रसाल के चरित्र को इतना गिरा दो कि उससे प्यार करने वाला रणबीर अपने गुस्से पर काबू न रख सके और उसके बचाव वास्ते चीखने चिल्लाने लगे। पर जीजी, इसके लिए टॉपिक भी तो होना चाहिए। टॉपिक तो है हमारे पास मासा। रणवीर हमारे से ये जानना चाहता है कि काय रसाल उसे निहारती रहती है। तो लोहा गर्म है। अभी अभी हमारे को दुलारी ने बताया कि रणबीर ने रसाल को घणो सुनायो है और वो भी रुक्मी के सामने। रणबीर रुक्मी वास्ते मोतियों का हार लाया था और अपने हाथों से पहना रहा था और रसाल छुपकर देख रही थी। बस हमें इसी बात को फायदा उठाना, रसाल को इस्तेमाल करके हम इस बात की तह तक पहुंचेंगे कि सच्चाई क्या है। भाभी साहब, अगर हम सब चुप हैं तो आप हमें स्वार्थी मत समझना। ये सोच करके हम भाई साहब के लिए आपको तड़पता देखना चाहते हैं। नहीं भाभी साहब, अगर भाई साहब ठीक हो जाएंगे तभी तो वो आपके पास लौटेंगे ना, और तब तक हमें उस रुक्मी के लालचीपन को झेलना ही होगा। रसाल, हालात ने समझे और जाने बिना अंजाम मान लेना ठीक ना है रसाल। जो भी हुआ उसकी सफाई देने का एक मौका तो मिलना चाहिए, मुजरिम को भी मौका मिले। फिर हम बहनों के बीच। मूमल, मैं इस नए चेहरे को ना पहचानूं, चाणे को बोली नेठे से। ऐसा ना बोल रसाल। जो भी थारे पर गुजरी हमारे से भी ना देखे गई, इसी वास्ते में थारे से बोल दे हमारे घोड़ी की सूरत भी ना देख रही है, ना खड़ी रहे हमारे सामने, जाकर अपने गले में मोतियों को हार पहने और अपने घिनौने इरादे पूरे करे। क्यों सच ना है रसाल? कुछ समय के लिए मुझे तुम पर तरस आया था और मैं तुम्हारे प्रति अपने गुस्से को भी भूल चुकी थी। शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तुम तो दया के भी लायक नहीं हो, सिर्फ नफरत के लायक हो। ठीक है मूमल, हमारे से नफरत ही कर ले, पर एक बार रसाल को बोल के हमारे से बात कर ले। नफरत से ही सही, पर एक बार हमारी बात तो सुन ले। मैं ये सब ठाकुर साहब के हार वास्ते ना कर रही हूँ।
तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। तुम दादी सा के सामने शादी रुकवाने की बात करती हो और भाई सा के सामने आते ही कीमती गहने और कपड़ों की मांग करती हो। उमर, ठाकुर साहब को 45 दिन तक डालने वास्ते हमारे को ये बोलना पड़ा ताकि 45 दिन में मेरे भाई सा की बेहोशी का फायदा उठाकर जितना लूट सको लूट लो। बोलो बोलो, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपनी मासा से कहकर मंगवा देती हूँ, लेकिन प्लीज जाओ इस हवेली से, मेरे भाई सा की जिंदगी से, उनकी नजरों के सामने से। अरे तुम में इतनी सी भी शर्म बची नहीं है क्या? जाओ। उमर, हमारे को रसाल से बात करनी है। रसाल, चलो यहाँ से। रसाल, हमारे को तुम्हारे से बहुत जरूरी बात करनी है। उमर, हमारे को बात करनी है। रसाल भाई, दरवाजा बंद करो, हमारे को आराम कर लो। रसाल के बारे में मारे से सुनकर हमारे पर गुस्सा आ रही हो क्या तारे को? अरे नहीं भाई साहब, मुझे तो उस रसाल पे, उसका तो नाम भी लेने का जी नहीं करता है। लेकिन वो तो थारे नाम की माला जपे। रसाल के मन में थारी लालसा है। जिस तरह वो थारे को देखे ना, जैसे तूने हमारे को बताया था, उससे तुम्हारे को उसके लक्षण ठीक ना लागे। थारे पर उसकी नजर है। जब से उसके मांग का सिंदूर उजड़ गया, वो अठे रहने आ गई। अब थारे को याद है कि नहीं पता नहीं, पर जब से वो विधवा बन के अठे आ गई, उसने थारे से बॉन्डिंग करना शुरू कर दी। अभी उसकी उम्र ही क्या है, उसका भी मन करता होगा एक मर्द के साथ संबंध बनाए रखने का। छोटे मारे को तो लगे कि एक्सीडेंट से पहले से ही थारे पर नजर थी उसकी, वरना तू ही सोच, जरा सोच, थारे एक्सीडेंट के बाद हम सब घर वालों का दुखी होना स्वाभाविक था। लेकिन वो रसाल, वो तो ऐसे तड़प रही थी जैसे उसके माथे का सिंदूर उजड़ गया हो। हमारे को आप जैसी चरित्रहीन औरत की कोई बात पसंद नहीं। चाय लेकर आप क्यों आई हैं? हमेशा मैं ही आपके वास्ते चाय लेकर आती हूँ, इसलिए आज भी मैं ही लेकर आई। छोटे, ये सब बातों से थारे को ये ना लगे कि वो थारे को चाहे और वही चरित्रहीन औरत है। अगर ऐसी बात है भाई साहब, तो फिर ऐसी औरत को आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? अरे छोटे, किसी को मालूम हो तब ना। सब तो उसे दूध की धूली भी समझ रहे, दुखियारी समझ रहे, सब उसके बाद तरस खा रहे। देख छोटे, अब सब कुछ थारे पे, तू ही एक है जो घर वालों को बोलकर उसे घर से बाहर निकाल सकता है। वरना वो दिन दूर ना है छोटे, जब वो थारे और रुक्मी के ब्याह के बीच में रुकावट डालेगी। और काहे नहीं डालेगी, उसने भी थारे को पाने का सपना जो देखा है। अरे समझ नहीं आ रही हो, क्या हो रही हो इस घर में, क्या हो रही हो है? क्या हुआ मामा सर? वो क्या है कि रणवीर भाणजे के सामने कहने में कुछ संकोच हो रहा है। रणवीर भाणजे, तू ही चल के देख ले हॉल में क्या हो रहा है, क्या बिखार के रखा हुआ है। अरे चलो चलो देखो कहीं हो रही हो भाणजे, चल 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 भाणजे चल। अरे आना भाणजे, देख देख देख। भाणजे देख, कोई वो हार अठे बिखेर के चलो क्यों? छोटे मोतियों का हार किसने तोड़ के बिखेर दिया? ये तो वही हार है जो मैंने रुक्मी को तोहफे में दिया था। रुक्मी, ये क्या है? क्या हुआ ठाकुर साहब? रुक्मी, जो हार मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था वो यहाँ किसी ने तोड़कर फेंक दिया है। क्यों कैसे हो सके है? वो तो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास है तो फिर कहाँ है? दिखाओ मुझे।
हमारे कमरे में होगा, मैं लाऊं। शायद अलमारी में रखा था। मैंने अड्डी पे रखा था, फिर कौन ले गया? रुक्मी, रुक्मी, कहाँ है यार? हार कमरे में ना है। कमरे में कैसे होगा रुक्मी? क्योंकि जो हार मैंने तुम्हें तोहफे में दिया था वो तुम्हारे कमरे से किसी ने चुराकर यहां तोड़कर फेंक रखा था। पर छोरा, काहे कोई रुक्मी के कमरे से लाकर हार तोड़ेगो? और हम सब ने तो ये भी ना पता है कि तन्ने कोई हार रुक्मी को दियो है। आप ठीक कह रही हैं। अरे हमें तो अभी पता चलियो है कि आपने हमारी छोरी रुक्मी को मोतियों का हार उपहार में दिया है। हाँ, लेकिन रसाल को मालूम था। हाँ मासा, रसाल को सब कुछ पता था। मुझे लेप लगाने के बहाने ये वहां आई थी, और जब मैं रुक्मी को वो हार पहना रहा था तो ये वहां खड़े होकर छुपकर अंदर झांक रही थी। रसाल ने रुक्मी से जल भूनकर ये हार उसके कमरे से चुराया और यहां तोड़कर फेंक दिया। ठाकुर साहब, मैंने देखा जरूर था कि आप रुक्मी को तोहफा दे रहे थे, पर मैं क्यों किसी का तोहफा एक मिनट, किसी को नहीं। जैसा कि तुमने अभी कहा, रुक्मी मेरी होने वाली पत्नी है, समझी तुम? और दूसरी बात ये कि तुम ही ने रुक्मी के कमरे से इस हार को चुराया और यहां तोड़कर फेंका है। और इसकी वजह भी है मेरे पास। तुम नहीं चाहती कि रुक्मी से मेरी शादी हो। मेरे बारे में गलत नीयत रखती हो तुम, और अपनी इस हरकत से तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक चरित्रहीन औरत हो। तुम मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने पर तुली हो। एक चरित्रहीन औरत हो तुम।